नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ के गाला पेपर का बेसिक सेक्शन का पेपर 3 का सेक्शन बी। ठीक है ना। तो मैथ बेसिक स्टार्ट किया हमने पेपर 3 और उसका सेक्शन ए अपलोडेड है। आज हम सेक्शन बी कर रहे हैं, बेसिक का करेंगे आज। ओके, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क का रहता है, आपको पता है ये। सो 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 ... इज़ ज़ीरो। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जो AP है ना वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। 21 है, फिर 18 है, फिर 15 है, मतलब ये टर्म्स कम होते जा रहे हैं। तो ऐसा कौन सा टर्म होगा जिसका वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो विच टर्म मतलब ही हमें n निकालना है। चलिए आइए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सो क्या है यहाँ पर, आपको AP दिया हुआ है 21, 18, 15 ... 0। तो आपको यहाँ पर A जो है वो 21 दिया हुआ है फर्स्ट टर्म। डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, A2 - A1, मतलब कि 18 - 21। ओके, कितना गैप हो जाएगा, -3। ओके, और आपको यहाँ पे AN, देखो इन्होंने क्या बोला कि ये टर्म ज़ीरो जो टर्म है ना वो किस नंबर पे होना चाहिए। तो दैट मीन्स कि आपको वैल्यू तो दी हुई है, बट आपको इसके अंदर क्या निकालना है, n निकालना है। ठीक है, आपको लास्ट टाइम 0 बोला गया कि ये आंसर आएगा, बट किस n पे आएगा ना वो बताना है। ओके बच्चों, तो चलो लगा लेते हैं हम लोग फॉर्मूला। सिंपल वाली क्या हो जाता है, an = a + n - 1 d, यही फॉर्मूला है। ओके, तो an की जगह 0, a 21, n तो हमें निकालना है तो वो एज इट इज़ रहेगा, और d की जगह -3। ओके, अब d ना वैल्यूज़ हमेशा ब्रैकेट में लिखा करो, वरना बच्चों को क्या हो जाता है ना, बच्चे पता है कैसा सोच लेते हैं, n - 1, ठीक है, फिर -3 लिख दिया तो उनको ऐसा लगता है कि n - 1 -3, ऐसे वो है ना, वो ये चीज़ समझ लेते हैं। एग्ज़ाम में टेंशन होता है ना, तो बच्चे ऐसे गड़बड़ कर लेते हैं, फिर इसको -4 लिख देंगे, और जबकि हमारा ये तो मल्टीप्लाई में जाना चाहिए। बात आई समझ में। ठीक है, तो ये वाली गलतियाँ मत करना बच्चों। इसके लिए d का जब भी वैल्यू लिखो ना, तो हमेशा माइनस या प्लस हो लिखना उसको ब्रैकेट में ही। ओके, सो 0 = 21 प्लस, ओके 3 को मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पर। चलो एक काम करते हैं, इससे भी इजी चलते हैं, इसको काट लेती हूँ मैं। ठीक, ये 21 को मैं यहाँ शिफ्ट कर लेती हूँ, तो 21 प्लस में है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, -21 = n - 1 × -3। ठीक है, अब ये -3 को देखो मल्टीप्लाई में ना, तो मल्टीप्लाई में तो इसको हम डिवाइड में लेके जा सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड में लेके आ गए। ये अब थोड़ा आसान था, उससे माइनस माइनस कट हो गया, 3 × 1 = 7, तो क्या आया, 7 = n - 1। हमें n निकालना है तो 1 यहाँ पे ले लो तो प्लस में हो जाएगा। ओके, सो क्या हो जाएगा, n = 8, मतलब कि 8th टर्म जो होगा इस AP का, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो ऐसे करते जो 8th टर्म होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। बात समझ आई बच्चों, इजी था ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो 25 का और क्या कह रहा है ये, फाइंड द 10th टर्म। ओके, 10th टर्म निकालना है ऑफ द AP 5, 10, 15, 20। तो AP की वैल्यू दी हुई है आपको, AP दिया है 5, 10, 15, 20। अब इसका 10th टर्म क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। सो आपको AP दिया हुआ है 5, 10, 15, 20। आपको इसका 10th टर्म निकालना है, मतलब कि आपको 8, 10 निकालना है। बहुत सिंपल सी बात है। ओके, तो 8, 10 मतलब कि n की वैल्यू 10 दी हुई है आपको। अब AP में से a निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म इज़ a, d क्या होता है, A2 - A1, मतलब कि 10 - 5 = 5। आगे सारी वैल्यूज़ बस ठीक है लगा दो। सो an = a + n - 1 d। ठीक है, an हमें निकालना है, मतलब कि A10 हमें निकालना है। a की वैल्यू 5 हो गई, n कितना है, 10 है, तो 10 - 1, और d कितना है, 5 है। ओके, 5 + n - 1 is 9। ओके, सो 5 + 9 5 = 45, 45 + 5 is 50, मतलब कि जो 10th टर्म होगा इस AP का, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी। ठीक है बच्चों, इजी है ना। चलो बात समझ में आ गई ना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की ओर। देखो बच्चों 26 का क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्फीयर्स इज 16:9। 2 स्फीयर हैं, ठीक है, उनका रेशियो दिया हुआ है, किसका, एरियाज का रेशियो दिया हुआ है 16:9।
फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स, तो उनके वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है। आइए बच्चों देख लेते हैं। सो आपको यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो स्फीयर दिया हुआ है, इतना पॉइंट क्लियर। आपको उनके सरफेस एरियाज़ की वैल्यू दी हुई है 16/9, आपको वॉल्यूम निकालना है। तो उसके लिए देखो स्फीयर में तो क्या है, रेडियस का ही इंपॉर्टेंस रहता है। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ से रेडियस निकाल देते हैं। ओके, तो S1/S2, फर्स्ट स्फीयर के लिए S1 ले लिया, सेकंड स्फीयर के लिए S2 ले लिया। ये एरिया दिया हुआ है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4πr² अपॉन 4πr²। ये स्फीयर 1 का और ये स्फीयर 2 का। 4π तो कांस्टेंट वैल्यू, उसमें तो कुछ अंतर आने नहीं वाला। इक्वल टू 16/9, 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, ठीक है। क्या बचा R1² अपॉन R2² इक्वल्स टू 16/9, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। ओके, दैट मीन्स कि R1/R2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16/9। बात समझ आई? ओके, अब देखो बच्चों 16 ये स्क्वायर है, ठीक है। तो 16 और 9, अब आपको पता है 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का और 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। ओके, तो हमने इसको स्क्वायर रूट में लिख दिया और ऊपर होल स्क्वायर कर लिया, कैंसिल हो गया स्क्वायर स्क्वायर। तो क्या हो गया R1/R2 की वैल्यू आपको आ गई 4/3, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। चलो नाउ अब आपको कहा है कि वॉल्यूम निकाल दो, ठीक है। तो V1/V2, अब फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का 4/3πr³ अपॉन 4/3πr³। अगेन ये R1 और ये R2, 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, कांस्टेंट है। तो क्या बच गया R1³ अपॉन R2³, ठीक है बच्चों। ओके, नाउ दैट मीन्स कि R1/R2 होल क्यूब हो गया बच्चों। बात समझ आई? ओके, R1/R2 की वैल्यू अपन ने निकाल के रखी हुई है 4/3, तो R1/R2 4/3 होल क्यूब हो गया। दैट मीन्स कि 4 का क्यूब कितना होगा बच्चों 64 और 3 का क्यूब कितना होगा 27। तो वॉल्यूम कितना आया रेशियो में 64/27। दैट्स इट, है ना, इजी, आसान है। ओके चलो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के 26 का ही और। सो बच्चों क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। अरे इतना आसान, देखो आपको एरिया दिया हुआ है सर्कल का, आपको रेडियस निकालना है, ठीक है। तो देखो नाउ एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों πr²। ओके, एरिया की वैल्यू दी हुई है तो हम लगा दे रहे हैं 346.5 इक्वल्स टू πr²। ओके, हमें रेडियस निकालना है तो पाई की वैल्यू तो हमें पता होती है 346.5 इक्वल्स टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय r²। अगर यहाँ पे पाई दिया तो नहीं है ना, हाँ 3.14 नहीं दिया है, तो इसके लिए 22.7। ओके चलो, तो इसको यहाँ पे ले लेते हैं 346.5 इंटू 7/22 इक्वल्स टू r²। समझ आया ना बच्चों? देखो हमें r को अकेला करना है बिकॉज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r। तो हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया। जब आप इक्वल टू में शिफ्ट करते हो तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चला जाता है और मल्टीप्लाई वाला नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, ठीक है। चलो डेसिमल को हटा दूँ तो थोड़ी सी फिगर देखने में अच्छी लगे। 22 एक ही डेसिमल है तो इसके लिए इंटू में 10 लिख दिया r²। ओके बच्चों, चलो क्या कर सकते हैं, करें सॉरी, ठीक है। ओके 5 से डिवाइड कर लेते हैं, पहले काम कर लेते हैं। 33 11 का, फिर यहाँ पे आएगा 1 11। ओके 11 का टेबल लग जाएगा। 11 2 ज़ा 11 3 ज़ा 33 1 कैरी, 11 1 ज़ा 11 5 कैरी, 11 5 ज़ा 55, ठीक है। क्लियर हो गया ये? ओके, अब 2 तो नहीं लगेगा, 5 लग जाएगा, ठीक है। तो 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30 1 कैरी और ये होगा 3 ज़ा, ठीक है। तो अब अपन को क्या बचा 63 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2 इक्वल्स टू r², ठीक है बच्चों। ओके सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 63 इंटू 7 क्या हो जाएगा 441
ओके, अपॉन टू, टू ज़ा क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके, चलिए यहीं पे कंटिन्यू कर लेती हूँ मैं, सेव पेज। सो नाउ 441 अपॉन 4 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, देखो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। ओके, अब ये नंबर डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट 0 लगा दिया। 2 ज़ा 8, ओके 2 ज़ा 8 और ये कितना होगा 5 ज़ा, तो कितना आया 110.25। ठीक है, अब ये आर स्क्वायर आया, हमें तो आर निकालना है, तो आर इज इक्वल्स टू 110.25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो तो अब इसका आसान तरीका है स्क्वायर रूट निकालने का। देखो ये तब वैलिड होगा जब पीछे 5 हो, मतलब लाइक 25 है ना ऐसा, ठीक है, उसके अलावा नहीं होगा। इसके लिए सब में ये अप्लाई मत कर लेना। देखो 25 है ना, 25 परफेक्ट स्क्वायर है किसका 5 का, तो पॉइंट के बाद क्या आना चाहिए 5, तो पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब आगे आता है 110। अब 110 किसके टेबल में आता है, अब आपको खुद को पता है 110 आएगा 11 इंटू 10 की टेबल में, है ना, 11 10 ज़ा 110। अच्छा आप बोलोगे मैम 5 का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है, बट हमें वो नंबर लेना है जो आगे पीछे हो, जैसे 10 11 आगे पीछे होगा ना, ठीक है, उस हिसाब से लेना होता है। मैं आपको एक शॉर्टकट बता रही हूँ। ओके, तो 25 का तो 5 लिख दिया मैंने, 110 में वो टेबल सोची जो नंबर मेरे को आगे पीछे मिले। ओके, तो 10 11 मेरे को मिल गया, तो उसमें जो छोटा वाला नंबर है वो ले लेने का, तो कितना हो जाएगा 10। तो आंसर क्या आया 10.5 सेंटीमीटर, ये आ गया रेडियस, सिंपल। ठीक है, ओके चलो ये तो आपको डिवाइड क्लियर हो गया ना 441 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा, लाइक 4 1 ज़ा 4, ठीक है, फिर 4 आया, 4 1 ज़ा 4 0, फिर अब 1 तो नीचे ले पाएंगे बट उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो 0 कर दिया। ओके, डेसिमल, तो कितना हो जाएगा 2 ज़ा 8, फिर आ गया 2 0, तो क्या हो गया 5 आ गया ना। हाँ, फिर मैंने दिखाया नहीं इसलिए आपको दिखा देती हूँ, हालांकि सबको डिवाइड तो करना आता ही है, मैंने आपको ये वाला था। मैं दोबारा बता रही हूँ, 110 में आप इसको 2 का टेबल लगा सकते हो, 5 का लगा सकते हो, ठीक है, लग जाएंगे, बट मुझे वो नंबर चाहिए था, मुझे वो टेबल सोचना था जो नंबर्स मल्टीप्लाई में आगे पीछे आए, तो इसके लिए मैंने ये वाला लिया, क्योंकि पीछे 25 है तो 25 का परफेक्ट स्क्वायर रूट 5 होता है, तो उस हिसाब से मुझे चाहिए था। दीज आर सम ट्रिक्स। ओके, चलो बच्चों तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 क्या कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन, आउट ऑफ द नंबर्स -1.5 एंड 15% विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इन दोनों में से कौन सा सही आंसर नहीं है रिप्रेजेंटेशन के लिए प्रोबेबिलिटी का। अब बहुत सीधी सी बात है, देखो आपको रेंज पता होगी प्रोबेबिलिटी की, ठीक है, आपको स्कूल में बताया होगा कि प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में लाया करता है, इंक्लूडिंग 0 एंड 1, ठीक है, ये वाली रेंज आपको पता होगी। दैट मीन्स कि आंसर जब भी आएगा वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा, ना 1 से ज़्यादा होगा ना 0 से कम होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हुआ माइनस में, तो आपको क्लियर कट पता चल गया कि माइनस वाली वैल्यू तो यहाँ पे आनी नहीं है, क्योंकि 0 से कम तो जाना नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला है, विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट, कैन नॉट नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तो किसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे -1.5। ठीक है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन इन्होंने 2 मार्क में क्यों दिया है वो मेरे को पता नहीं चला, तो सिंपल आंसर इज़ -1.5। 2 मार्क का है, इसके लिए रीज़न लिख देना, बिकॉज द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ दिस। ठीक है, दैट्स इट, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। नाउ 28 ओके, क्या कह रहा है, वाई इज़ टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। ओके, तो अब इसका आंसर जो रहता है वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा, मतलब लाइक थियोरेटिकल आंसर है। देखो वो कह रहा है कि कोई भी टीम जो है वो फुटबॉल की या क्या, ठीक है, तो कौन सी टीम को लाइक स्टार्ट करना है वहाँ वॉट एवर, तो कोई भी डिसीजन जब लेना होता है तो हम लोग हमेशा कॉइन का ही सहारा क्यों लेते हैं, उसको उछालने का क्यों हम लेते हैं। डाइस भी हैं, पत्ते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो हम लोग वो क्यों लेते हैं। तो देखो बेटा, अब कॉइन में आपको पता है, ठीक है, कॉइन में हमारे पास 2 चीज़ें होती है, हेड एंड टेल। ओके, और तो कोई आंसर होता है नहीं। ओके, तो अब अगर आप कॉइन उछालोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब 50-50% है। ठीक है, मतलब कि दोनों का चांस आने का इक्वल है।
तो बिकॉज ऑफ द इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है, बिकॉज ऑफ, इसको हम कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली मतलब सेम आ रहा है, लाइकली आउटकम, ठीक है, दोनों के आने के चांसेस जो हैं वो सेम है। दैट इज़ 50% ऑफ हेड एंड 50% ऑफ टेल, ठीक है। तो ये फेयर चांस है ना, दोनों को सेम चांस मिल रहा है, तो इसके लिए ही हम लोग, ठीक है। सो अब उसके बाद आंसर लिख देना स्टेटमेंट कंप्लीट करके, ठीक है। सो टॉसिंग अ कॉइन फेयर इज़ कंसिडर्ड एज अ बिगनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। क्लियर बच्चों? आइए बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 सॉरी, क्या लिख रहा है? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x² + 7/2x + 3/4 एंड वेरीफाई। अब वेरीफाई हमें रिजल्ट्स करनी होती हैं, ठीक है, रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द ज़ीरोस। तो चलिए पहले हम इसके ज़ीरोस निकाल देते हैं, फिर वेरिफिकेशन में जाते हैं। तो इक्वेशन क्या है? 2x² + 7/2x + 3/4। ओके, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ज़ीरोस निकालने हैं, तो इसके लिए मैंने p ऑफ x से 0 लिख दिया। तो 0 = 2x² + 7/2x + 3/4। अब ऐसा कुछ सम हो ना, तो हमेशा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। दैट मीन्स कि इन नंबर्स का एलसीएम ले लो। अब 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4। ओके, सो नाउ 0 = अब देखो ये एक्चुअली स्टेप दिखाने की ज़रूरत नहीं, बट अब मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। इसके अपॉन में लाइक सबके अपॉन 4 आना चाहिए, ठीक है। इसके अपॉन में 4 नहीं है, 1 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। ये उन बच्चों के लिए जिनको एलसीएम में दिक्कत होती है, मैंने देखा हुआ है। तो 2 है यहाँ पे, इसके लिए 2 मल्टीप्लाई कर लिया, 2 2 ज़ा 4, प्लस यहाँ पे क्या है 3/4, नीचे 4 है ही, तो कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो एज इट इज़ रहा। मैं दोबारा बता रही हूँ, ये उन बच्चों के लिए जिनको तकलीफ़ होती है एलसीएम लेने में, ठीक है। ये मेथड और ये कुछ भी शो करने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। ओके, सो 2 4 ज़ा 8x² / 4, 7 2 ज़ा 14x/4 + 3/4। सबके अपॉन में 4 आ गया, तो कॉमन ले लेते हैं हम लोग। 8x² + 14x + 3/4, ठीक है। ओके, अब ये 4 को यहाँ लेके जाओ, तो 0 × 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 0 × 4 क्या हो जाएगा? 0। अगेन ये स्टेप शो करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 8x² + 14x + 3, और ये 0 का 0 रहेगा। चलो, तो अब आपके सामने इक्वेशन तैयार हो गई 8x² + 14x + 3 = 0 की। अब अपने को x की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें करना होगा स्प्लिटिंग मिडल टर्म, है ना, बहुत सीधा सा है। अब स्प्लिटिंग मिडल टर्म के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं कांस्टेंट को और x² के कोएफिशिएंट को। तो 8 3 ज़ा कितना होगा? 24। 24 के वो फैक्टर सोचो जो मिडल में 14 आना चाहिए। तो 24 आता है, देखो एक तो 24 आता है 6 4 ज़ा 24 में, एक आता है 8 3 ज़ा 24 में, एक आता है 12 2 ज़ा 24 में, है ना, ठीक है। ओके, और एक आता है 124 ज़ा 24। तो अभी इनमें से कौन सा फैक्टर चूज़ करें ताकि हमें 14 मिले? तो 6 + 4 10 होगा, और माइनस करेंगे 2 आएगा, मतलब नहीं है। 8 + 3 11, और माइनस करेंगे 5, मतलब नहीं है। 12 + 2 14 आ गया ना, तो ये वाला फैक्टर हमारे लिए सही है। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग? 8x² प्लस जो आप फैक्टर डिसाइड करते हो उस पर जो ग्रेटर नंबर है पहले वो लिखना होता है। तो 12x फिर 2x, नेक्स्ट वाला फैक्टर लिख दिया। अब यहाँ पे साइन आनी चाहिए, कौन सी आती है? इन दोनों की साइन आती है, प्लस प्लस प्लस, इन दोनों का जो भी होगा ना वो यहाँ पे बीच में लिख देना। ये बहुत सीधा और सिंपल तरीका है जहाँ पे आपकी साइन की कोई मिस्टेक नहीं होगी, कुछ मिस्टेक नहीं होने वाली है इसके अंदर। आप ट्राई करके देखना, मिस्टेक हो जाए मुझे बता देना, होगी नहीं, मैं आपको पहले बता देती हूँ। ओके, तो 4 टर्म निकल गए। अब ये 2 टर्म और ये 2 टर्म का ग्रुप बना दिया। क्या निकलेगा कॉमन में? 4 निकल जाएगा ना, 4x कॉमन में निकला, तो 2x + 3, यहाँ पे 2x + 3 है, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो 1, तो 2x + 3 = 0। तो एक ब्रैकेट आ गया 4x + 1 और एक ब्रैकेट आ गया 2x + 3 = 0। x की वैल्यूज़ निकालनी होंगी, मैं अभी नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। तो x = क्या हो जाएगा? ये 1 वहाँ चला गया तो -1 और अपॉन में 4, ठीक है। और यहाँ पे x कैसे निकलेगा? ये 3 माइनस में हो जाएगा और 2 अपॉन में हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो x की वैल्यू निकली इसमें से ये एक अल्फ़ा रहेगी और एक बीटा रहेगी, क्योंकि इन्होंने कहा ना अपने को
वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है, ये रहा, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो अभी वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। वेरिफिकेशन, तो अब वेरिफिकेशन में जो x की वैल्यू आई हमारी -1/4, उसको मैं अल्फ़ा ले लेती हूँ, और जो नेक्स्ट वैल्यू आई -3/2, उसको मैं बीटा ले लेती हूँ, ठीक है इतना, ओके। अब जो इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बन चुकी है वो ले लेते हैं हम लोग। क्या है इक्वेशन हमारी, 8x² + 14x + 3 = 0। अब इसको कंपेयर कर लो ax² + bx + c = 0 के साथ, तो आपको a की वैल्यू मिल गई 8, b की मिल गई 14 और c की मिल गई 3, ठीक है। ये सब लिख के रख देना अच्छे से, तो क्या मिस्टेक नहीं होगी। अब वेरिफिकेशन में सबसे पहला वेरिफिकेशन आता है सम ऑफ ज़ीरोस, ओके, दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, -1/4, बीटा क्या है, -3/2, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b क्या है बच्चों 14 और a क्या है बच्चों 8, ठीक है। दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, ठीक है। ये 3/2 है ना, ओके। सो -1/4 प्लस -3/2 इक्वल्स टू -14/8। एलसीएम लेंगे, अगेन 4 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लूँ, तो -1 × -6 होल अपॉन 4 इक्वल्स टू -14/8। अब देखो बच्चों, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आया -7 अपॉन, सॉरी, ओके, माइनस माइनस प्लस, तो -1 और -6, तो -7/4। यहाँ पे हम 2 की टेबल लगाएं, तो 2 7 ज़ा 2 4 ज़ा -7/4 आ गया, दोनों तरफ सेम, ठीक है, बन गया, ओके। अब सेकंड वाला, सेकंड होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, दैट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा क्या है हमारा -1/4 और बीटा क्या है -3/2, c क्या है 3 और a क्या है 8, ठीक है, आ गया। देखो बच्चों, न्यूमरेटर माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 3 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8 इक्वल टू में भी क्या आया 3/8, ओके, डन। तो यस, वेरीफाइड। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो बच्चों 29 का, और इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 4x + 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा² + बीटा², ठीक है। तो आपको इक्वेशन दी हुई है और आपको अल्फ़ा² और बीटा² की वैल्यू निकालनी है। देखो बच्चों, अब इसके 2 मेथड है, मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको 2 मेथड सिखा दूँ तो आपको पता चले, ओके, और फिर आपको जो ईजी लगता है आप उसको फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए पहले हम लोग मेथड 1 की बात करते हैं। ये सॉल्व करने का अपना एक तरीका है, तो मेरे दिमाग में 2 तरीके आए इसको सॉल्व करने के लिए, इसके लिए मैंने सोचा कि आपके साथ दोनों शेयर कर दूँ, ओके। तो पहले तो देखो, आपके पास इक्वेशन है x² + 4x + 0, ओके। तो इसको तो पहले हम लोग x के लिए निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्प्लिटिंग मिडल टर्म, जो अभी हमने किया इसके और वाले सम में। तो 4 है, तो 4 के क्या फैक्टर्स होंगे, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, और 2 + 2 क्या होगा 4, ओके। तो मतलब ये फैक्टर ही एक आने वाला है। तो x² + 2x + 2x + 4 = 0, ओके। तो ये 2 टर्म्स आ गए, इसमें से x कॉमन निकाल दो तो x + 2, इसमें से 2 कॉमन निकाल दो तो x + 2, ठीक है। तो आपको यहाँ पे x + 2 एक ब्रैकेट मिल गया ये वाला, और आपको x + 2 दूसरा ब्रैकेट मिल गया, मतलब कि ये और ये टर्म्स को अंदर डाल के। तो x की वैल्यू एक तो आ गई -2, दूसरी भी आ गई -2, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। अब इन्होंने कहा है कि वैल्यू निकालो किसकी, अल्फ़ा² + बीटा² की, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग इसमें सपोज करें लेट अल्फ़ा = -2 और बीटा = -2, तो क्या हो जाएगा, ओके, -2² + -2², तो -2² इज़ 4, -2² इज़ 4, तो 4 + 4 कितना आता है 8, ओके। तो दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे अल्फ़ा² + बीटा² की वैल्यू कितनी मिल गई, 8 मिल गई, ठीक है बच्चों। ये एक तरीका, ठीक है। अब एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ, देखो मेथड 2, ओके। सेम इक्वेशन है हमारे पास,
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 की। ठीक है बच्चों, अब मेथड 2 में क्या करना है, मेथड 2 में ना हम इसको फैक्टराइज नहीं कर रहे, हम जैसे हमने यहाँ पे जीरोस निकाले ना वो नहीं निकालने हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ जोड़ देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे a क्या है 1, कुछ भी नहीं तो 1 ना, b क्या हुआ 4 और c क्या हुआ 4, कॉमा। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक निकाल देती हूँ सम ऑफ ज़ीरोस, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए करके, तो 4 अपॉन माइनस 4 अपॉन 1। ठीक है, तो बेसिकली अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया -4। ओके, और फिर एक निकाल देती हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ सी अपॉन ए, 4 अपॉन 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, ये अपन को पता है कि रिलेशन बनता है। अब आपको इन्होंने कहा कि आपको वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। ठीक है बच्चों, अब सुनो, अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो मैं क्या करूंगी, मैं अल्फ़ा प्लस बीटा लेकर इसका होल स्क्वायर करूंगी। ठीक है, ये थोड़ा सा लाइक फॉर्मूला बेस्ड है, इसके लिए मैंने इसको सेकंड मेथड में रखा। तो यहाँ पे स्क्वायर टर्म लेना ना, दोनों का स्क्वायर। अब दोनों का इंडिविजुअल स्क्वायर तो क्योंकि मैंने जीरो से निकाले, तो इंडिविजुअल स्क्वायर तो ऐसा कुछ आ नहीं सकता है। तो मैंने देखा कि अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास है, तो क्यों ना इसका स्क्वायर कर दूँ। तो मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा लिया, उसका स्क्वायर कर लिया, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगी ए प्लस बी होल स्क्वायर की, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात समझ आई। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें -4 है, मैंने यहाँ पे -4 रख दी, इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर तो निकालना है 2, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 4 है, तो मैंने यहाँ पे 4 रख दिया है ना, इसकी जगह पे मैंने 4 रख दिया, प्लस बीटा स्क्वायर। -4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 16। ओके, अब इन दोनों को इकट्ठे कर लो तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 4 ज़ा 8। ये 8 को यहाँ पे शिफ्ट कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 8 इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया 8। आंसर तो सेम ही आना है ना, सीधी सी बात है। ये मेथड 2। अभी आप देख लो बच्चों, ठीक है, आपको जो मेथड सबसे ज़्यादा पसंद आई है उसको फॉलो कर लो। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि किसी में मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे किसी कम मिलेंगे, सब ठीक ही है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दी दोनों मेथड्स। चलिए, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं 30th क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इवेल्युएट साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर 60। ओके, तो देखो बच्चों, ये इक्वेशन, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू होगी 1/√2 होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 45 की 1/√2 होल स्क्वायर, और tan 60 की होगी √3 होल स्क्वायर। ठीक है, सो क्या हो जाएगा 1/2 का 1/2, ओके, लाइक 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 अपॉन √3 का स्क्वायर 3। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पर कट जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो 1 + 1 अपॉन 2, ये 3। ठीक है, ये 3 ऊपर आ गया यहाँ पर, तो 2/2 इंटू 3। सो बच्चों, ये 2 कट गया। ठीक है, तो क्या बच गया 1, तो आंसर क्या आया 1/3। ओके, अब इसका एक और मेथड सिखा दूँ। देखो, ये मेथड 1, ठीक है, मेथड 2 देखो क्या है, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 अपॉन टेन स्क्वायर 60। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपको एक ना फॉर्मूला तो स्कूल में सिखाई होगी बेशक। वो क्या सिखाई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपको एक रूल बताया होगा, आइडेंटिटी बताई होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखो बच्चों, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 सेम थीटा है, तो मैं इसकी जगह पे 1 लिख सकती हूँ। ओके, तो 1 अपॉन टेन स्क्वायर 60। ओके, सो 1 अपॉन 10 की वैल्यू क्या होती है बेटा √3 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आया 1/3। सीधा सीधा आंसर आ गया, क्या बोलते हो, है ना। देखो, अब अगेन ना मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, ये वैल्यूज़ लगा के और ये आइडेंटिटी को अप्लाई करके, और कोई गलत नहीं कर सकता भाई। नहीं, हम लोग तो रूल को, टेक्स्ट बुक के रूल के साथ चल रहे हैं। ओके बच्चों, चलो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फॉर ट्राइंगल ABC प्रूव दैट साइन स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर
बी प्लस सी बाय टू इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हमें आंसर 1 मिलना चाहिए। ओके चलो, तो आपसे स्पेशली क्या कहा गया, फॉर द ट्रायंगल ए बी सी। अब इस पॉइंट को ध्यान देना, ट्रायंगल ए बी सी है, तो देखो बच्चों अब ट्रायंगल ए बी सी है तो उसके अंदर 3 एंगल्स तो होंगे ही, एंगल ए बी सी। ओके, अब इनका प्लस कितना होता है, 1 होता है, हमें पता है। इन ट्रायंगल ए बी सी हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। अब देखो यहाँ पे बी सी इकट्ठे है और ए अकेला है, तो मैं ए को वहाँ पे शिफ्ट कर लेती हूँ और बी सी को इकट्ठे कर लेती हूँ। मैं एंगल हटा देती हूँ क्योंकि इन्होंने एंगल नहीं लगाया है, ठीक है। तो b प्लस सी इक्वल्स टू 180 माइनस ए, क्या बोलते हो, आया समझ में। अब एक और चीज़ देखो, इन लोगों ने अपॉन में 2 भी कहा है, तो एक काम करते हैं ना, इसको पूरे को डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं हम लोग। क्या फ़र्क पड़ता है, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी होल डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 180 माइनस ए होल डिवाइड बाय 2। ओके, सो b प्लस सी होल डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 2 माइनस ए डिवाइड बाय 2। सो b प्लस सी होल डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 90 माइनस ए अपॉन 2। ये थोड़ा सा मेरा इक्वेशन जैसा बन गया, ठीक है। चलो, अब इन्होंने हमें क्या कहा है, LHS में इन्होंने हमें इक्वेशन दी हुई है साइन स्क्वायर a बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर b प्लस सी होल बाय 2। इसका हमें आंसर 1 निकालना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये b प्लस सी बाय 2 को हम 90 माइनस a बाय 2 भी तो लिख सकते हैं ना, किसने रोका, ठीक है, साफ साफ इक्वल टू है। तो साइन स्क्वायर a बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ पे मैं 90 माइनस a बाय 2 लिख देती हूँ। बात समझ आई बिल्कुल अच्छे से। नाउ अब रूल ये कहता है कि अगर हम साइन में 90 माइनस थीटा करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, कॉस थीटा। बात पकड़ में आई है ना, एक्सरसाइज 8.3 का कॉन्सेप्ट है ये। तो क्या क्या कहता है ये कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस थीटा है ना, a बाय 2 इज़ अ थीटा, तो मैं इसको कन्वर्ट करके कॉस में लिख सकती हूँ। चलो लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग। सो क्या हो जा रहा है, साइन स्क्वायर a बाय 2 प्लस, मैं फिर से उसको लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो मैंने क्या कहा कि साइन स्क्वायर a बाय 2 को मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर a बाय 2 लिख सकती हूँ। रीज़न क्या है, तो रीज़न मुझे पता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या मिलता है, कॉस थीटा। ये वाली रूल मैंने अप्लाई करके मैंने लिखा। ओके, नाउ अब दोबारा से वही रूल मैंने अभी बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर 1 होता है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर 1, तो आगे हमारा RHS हो गया प्रूफ। ओके, 31st क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 13 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अ कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल टचेज द स्मॉलर सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ दैट कॉर्ड। ठीक है, देखो कैसे हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मतलब कि एक सर्कल के अंदर एक सर्कल। तो ये हो गया लार्जर सर्कल, ये हो गया स्मॉलर सर्कल, ये रेडियस। ये कह रहा है कि लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल को टच होते हुए निकल रहा है, लेट्स से AB। ओके, लार्जर सर्कल और स्मॉल सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 13 एंड 5। तो देखो बच्चों, अब ये रेडियस हुआ, ठीक है, ये छोटे सर्कल का रेडियस हुआ दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन करूँ तो ये ग्रेटर सर्कल का रेडियस हो गया। रेडियस मतलब क्या होता है, सेंटर और सर्कल के पॉइंट को ज्वाइन करना। तो ये सेंटर और सर्कल के पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा है कि ये AB की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, यहाँ पे मैं M लिख देती हूँ। अब आपको पता है, रूल आपको पता होगा, दैट रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, अब बच्चों मेरी बात को सुनो ध्यान से। ये जो AB है ये छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये छोटा सर्कल है और इसके बाहर से ये जा रहा है तो उसके लिए तो टेंजेंट हो गया ना। बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड हो गया, बट छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट हो गया। तो हमें पता है कि टेंजेंट के हिसाब से जो रेडियस होता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है। ये बात समझ में आई अच्छे से। ओके, तो ये परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब एक और रूल, वो रूल ये कहता है कि
सर्कल में अगर एक कॉर्ड है और सेंटर से अगर कोई लाइन जाती है तो वो उस कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में काटती है, मतलब बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं एंड लाइन पासिस थ्रू सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। सो दैट मीन्स कि ए एम और एम बी की वैल्यू जो है वो ए बी के हाफ होगी, ठीक है इतना। चलो, तो परपेंडिकुलर बता दिया और बाइसेक्ट बता दिया। अब आपको साफ साफ ये राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रहा है, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो इन ट्रायंगल ओ एम बी, जहाँ पे एंगल एम 90 डिग्री है बताना पड़ता है, तो ओ बी इज़ द हाइपोटेन्यूस, लॉन्गर साइड हाइपोटेन्यूस होती है, ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। ओ बी इज़ 13 का स्क्वायर, ओ एम 5 स्क्वायर, एम बी हमें निकालना है। 169 इक्वल्स टू 25 प्लस एम बी स्क्वायर। तो 169 माइनस 25 इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, एम बी स्क्वायर। तो 169 में से 25 गया तो 144, 144 एम बी स्क्वायर। तो 144 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू एम बी, ठीक है। ये स्क्वायर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिख देती हूँ। तो एम बी कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। ओके, अब बच्चों देखो, हमें इन्होंने कहा है कि ए बी निकालो, तो एम बी जो है वो ए बी का हाफ है, मतलब ए बी जो है वो एम बी का डबल है ना। तो ए बी इज़ डबल ऑफ एम बी, तो कितना है, 12 का डबल कितना हो गया बच्चों, 24 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चों 32 नंबर क्वेश्चन। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। इसको थोड़ा ऊपर ले लूँ मैं, देखो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से एक टावर है जो ग्राउंड पे वर्टिकली स्टैंड है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर का फुट है, इससे 15 मीटर की दूरी पर ग्राउंड का एक पॉइंट है, 15 मीटर की दूरी पर ग्राउंड का एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ फाउंड टू बी 60। वो कह रहा है कि यहाँ से अगर तुम टावर के टॉप को देख रहे हो ना, ठीक है, तो वो एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो टावर की हाइट क्या है वो निकाल दो, दैट्स इट। अब वर्टिकली है ये तो पता ही है ना, 90 डिग्री। ओके, तो बस लगा देते हैं हम लोग। अब देखो बच्चों, ये एंगल है तो ये हो गया ऑपोजिट और ये हो गया एडजसेंट, मतलब निकालना ऑपोजिट दिया एडजसेंट है। चलो सोचो ऑपोजिट और एडजसेंट का रूल कौन सा रेशियो आता है, 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजसेंट, है ना। बस जो आपको दिया होता है और जो आपको निकालना है ना बच्चों, उसी से आप डिसाइड करोगे आपको कौन सा रेशियो लेना है, साइन कॉस या tan, ये तीन ही लेने होते हैं। ओके, तो अब 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू अपोजिट क्या है, h, और एडजसेंट क्या है, 15। ओके, अब 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, सो √3 इक्वल्स टू h अपॉन 15। ओके, तो क्या हो गया यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो देयरफॉर 15 इंटू √3 इक्वल्स टू h। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। डन। 33 क्वेश्चन। AB is a diameter of a circle, P 2 minus 3 is the center of the circle and B is one of the end point of the diameter. Find the coordinates of the point A. चलिए बच्चों, तो बेसिकली आपको यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, और ये हो गया डायमीटर, ये सेंटर P दिया हुआ है ना शायद, हाँ P, ठीक है, तो सेंटर को P ले लेते हैं, ये हो गया A और ये हो गया B। ओके, अब आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स, P 2 minus 3 और B कितना दिया हुआ है 1,4। आपको A के बोले तो आप x, y निकालोगे, ठीक है।
अब बेसिकली हम लोग क्या लेते हैं ना बच्चों, देखो ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है, और ये जो p जो है उसको हम लोग लेते हैं x, y। अब आपको कोऑर्डिनेट्स बोलें तो बच्चों जब भी कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आए ना, ऑलवेज गो फॉर द सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। बच्चे एक्चुअली कंफ्यूज जाते हैं कि कब डिस्टेंस लगाना है, कब सेक्शन लगाना है। बहुत सीधा सीधा ऐसा बता रही हूँ मैं, जब भी कोऑर्डिनेट्स निकालने को आए गो फॉर द सेक्शन फॉर्मूला। जब डिस्टेंस निकालने को आए, आपसे ये पूछा जाए कि AP का डिस्टेंस कितना होगा, देन गो फॉर द डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, अच्छा अब सेक्शन फॉर्मूला देखो P सेंटर आया, तो बेसिकली हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, तो कौन सा लगाएंगे, मिड पॉइंट वाला, ओके, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो क्या होता है, P x, y इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये वाली फॉर्मूला है ना। अब P x y की वैल्यू दी हुई है 2, 3, 2, -3 लगा दिया। x1 हमें निकालना है, x2 हमें दिया हुआ है 1 होल अपॉन 2। सिमिलरली y1 हमें निकालना है और y2 दिया हुआ है 4 होल अपॉन 2, ठीक है इतना, ओके। अब हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट्स को y को अलग कर लेंगे। देखो कॉमा के पहले ये x है, कॉमा के पहले ये x है, तो इन दोनों को हमने इक्वल टू में लिख दिया और यहाँ पे y को लिख दिया, ओके। ये चला जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 इक्वल्स टू x1 प्लस 1, ये 1 को यहाँ पे शिफ्ट कर लो तो 4 माइनस 1 इक्वल्स टू x1, तो x1 कितना आया 3। सिमिलरली ये 2 यहाँ पे हो जाएगा, तो -6 इक्वल्स टू y1 प्लस 4, ये 4 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो -6 माइनस 4 इक्वल्स टू y1, तो y1 कितना आया -10, ठीक है बच्चों। सो अब हमारे पास A के जो कोऑर्डिनेट्स थे x1, y1 वो आपको मिल गया -3, -10, ठीक है ना। आइए बच्चों 34 क्वेश्चन, फॉर अ गिवन frequency distribution if m equals to 15, x bar equals to 18, then find z। अब m है मीडियन, x बार है मीन और z है मोड, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान देनी है, हालांकि पिछले वाले वीडियोस में भी इसमें ट्रू फॉल्स में फॉर्मूला आई थी, मैंने बताया था तब। तो वो फॉर्मूला है z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार, ठीक है। बस ठीक है, z निकालना है ना, 3m की जगह 15 माइनस 2x बार की जगह 18, ओके। क्या लगेगा 45 माइनस 36, ओके। तो z इक्वल्स टू 45 माइनस 36, 9, तो z कितना आ गया 9, दैट्स इट, ओके। सो बच्चों यहाँ पे आपका सेक्शन बी, ओके, पेपर 3 का फिनिश होता है। आई होप आपको आंसर समझ में आए। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं उनको बहुत सिंपलेस्ट तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो बच्चों अभी मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ, नेक्स्ट सेक्शन के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन ज़रूर बताइएगा मुझे। वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जैसे मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ। आई ऑल्सो नीड सपोर्ट फ्रॉम यू, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय, टेक केयर बेटा।